नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिर माइका लाल की एंट्री हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। 2018 के चुनाव में माइका लाल का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना था। पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गौ रक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर अपनी ही पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये बिल पारित भले हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना यह लागू नहीं हो पाएगा। और उमा भारती ने कहा है कि या तो देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की स्थिति न रहे, वो स्थिति तब आएगी जब एसटी-एससी खुद कहें कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। उससे पहले आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई माइका लाल आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता है, ऐसा उमा भारती ने कहा है। ये चलेगा जब तक समाज में एक भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित रहेगा, तब तक आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते हैं। उमा भारती ने कहा है कि महिला बिल पारित हो गया है, अगर वो लागू हो गया होता तो मैं बीमार हो जाती। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के साथ ये बिल लागू होगा। ये पारित भले हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना ये लागू नहीं हो पाएगा। उमा भारती ने यह भी कहा है कि महिलाएं जब पार्लियामेंट में जाएंगी, विधानसभा में बैठेंगी, तो सरकारी व्यवस्था को चैलेंज करेंगी। जो व्यवस्था है वो गरीब फ्रेंडली नहीं है। और उमा भारती ने यह भी कहा है कि SC को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण मिल जाएगा। और यहां पर उमा भारती ने जब ओबीसी आरक्षण की बात की है, वो भी महिलाओं के बिल को लेकर, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में जिसकी कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी। और इसी के संबंध में आज हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ राधा वल्लभ जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। नमस्कार नेहा जी। जी, राधा वल्लभ जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने उमा भारती ने जो कहा है कि जो महिला बिल है उसमें बिना ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता है, क्या कहेंगे आप इस पर? नेहा जी, मेरा ये कहना है जी कि नेता हो या आम जनता हो, उसको जो मिलता है ना उससे वो संतुष्ट नहीं होता, वो चाहता है ये और मिल जाए। एक पुरानी कहावत है 99 के फेर में। क्या आदमी के पास 99 रुपए आ गया, वो सोचता सो कैसे हो। हम मेरा ये कहना है, अभी तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। राज्यसभा की स्थिति देखते हुए और विपक्षी गठबंधन की आवाजें जो आ रही थी उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था ये बिल राज्यसभा से नहीं पास होगा। सौभाग्य है इस देश का और महिलाओं का कि उनको 33% आरक्षण के लिए राज्यसभा और लोकसभा में सारे दलों ने मिलकर सहमति व्यक्त की और उस पर हमारी महामहिमा राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर हो गए, मतलब बिल लागू हो गया। लेकिन अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं और इसको लागू होने में बहुत समय लगेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप इजाजत दें तो। बिल्कुल। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सरकार ने इतने साल में चेती और उसे एक समिति बनाई, उससे सुझाव मांगे। सुझाव किससे मांगे? किसी से नहीं मांगे। पहले इस पे दो भाग हो गई। जैसे राज्यसभा में महिला बिल के ऊपर कब से चल रहा था, राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा से नहीं हुआ, लोकसभा से हो गया तो राज्यसभा से नहीं हुआ। वही स्थिति महिला बिल की है। और ये सौभाग्य है हमारे देश का कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने सदस्य हैं सबको मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने एक मत होकर इस बिल को पास किया है। अब देखना ये है कि इस बिल में जैसे ओबीसी या ST-SC इनको भी अलग से सीट दी जाए। अभी ताजा सर्वे जो बिहार का जो चल रहा है उसमें द्वंद्व मचा हुआ है। हमने जातिगत जनगणना कराई। अगर इस तरह से होगा तो हम जैसे तैसे तो जातियों को भूल रहे हैं। हमारे ऑफिस में अगर कोई आता है व्यक्ति तो हम उससे नहीं पूछते आपको शायद मेरी जाति मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना? नहीं है। और मुझे जो आपके दीप्ति पांडे जी हैं उनके नाम के आगे तो पांडे लगा, इसलिए ये मालूम पड़ जाता है कि ब्राह्मण है। लेकिन मेरे नाम के आगे क्या लगा है?
उससे कोई ये अर्थ नहीं निकाल सकता कि मैं किस जाति का हूँ। तो हमें सारे लोगों को, मैं तो उमा जी को भी ये सुझाव दूंगा कि जो मिल रहा है 33% में अगर महिलाएं किसी भी पार्टी की हैं और वो सशक्त उम्मीदवार हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। और ये ST, SC, OBC जातियों में हम अब मत विभाजित हो, मेरा ये कहना है। जातियों में विभाजित होते होते हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जाति की आदत बंद करिए। हम भारतवर्ष के हैं, भारतीय हैं, हम ये कहें हर भारतीय को मौका मिलना चाहिए इसमें। अब ये सरकार ने जो 33% किया है, हमें 33% से संतुष्टि रखना चाहिए। आप अंदाज लगाइए, जब ये सीटें बढ़ जाएंगी तो लोकसभा राज्यसभा में कितनी महिलाएं पहुंचेंगी। और महिला जब चुनाव में खड़ी होंगी, ये दीप्ति जी भी शायद तैयार हो जाएंगी कि अगर किसी महिला कोई खड़ी हुई है चुनाव में, तो मैं सोचता हूँ ये पार्टीगत से हटके उस महिला को अपना मत देंगी। बिल्कुल। दीप्ति पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उमा भारती का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो महिला बिल लागू होगा अगर, तो बिना OBC आरक्षण के महिला बिल लागू नहीं किया जा सकता है या कोई नहीं कर पाएगा, उनका ऐसा कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे उमा जी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, महिला नेता है, मैं उनका सम्मान करती हूँ जी। लेकिन ये आप देखिए, विषय ये है कि उमा जी हमेशा ही विवादों में अपनी पार्टी को घेर लेती हैं और ये उससे ही तय होता है सबसे पहले तो कि बीजेपी ही उमा भारती को गंभीरता से नहीं लेती है। पहला विषय तो ये है। दूसरा, उमा जी हमेशा बात करती है, कभी पत्थर लेके उसकी दुकानों पे फेंकना शुरू कर देती है, कभी अनशन पे बैठ जाती है, कभी अपने ही नेताओं के बारे में बोलती है, और कभी तो मुखर होकर इतना तक उन्होंने अभी कह दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी होगी। यानी कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार की विफलताओं की बात हमेशा करती रहती हैं। और इतना सब करने के बाद क्या परिणाम निकलता है उमा जी के बोलने का, आप सब लोग और पूरा देश गंभीरता से इसको समझ सकता है। पत्थर लेके शराब की दुकानों पर मारने कभी उनकी शराबबंदी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से उमा जी बोलती है, उनको पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। यही बात आरक्षण की या महिला मुद्दे की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात की है, जिसमें सभी लोगों का हित हो, महिलाओं का हित हो, हम वो बात करते हैं और वो लाने का प्रयास करते हैं, उन चीजों को लागू करने का प्रयास करते हैं। हम लोग कहते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। और उमा जी हमेशा जो करती है, वो कभी जो बोलती है वो कभी होता नहीं है। और वो बोलने के अलावा उनकी किसी भी चीज को पार्टी गंभीरता से कभी नहीं करती ही नहीं है। दीप्ति पांडे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या उमा भारती सही कह रही है? क्या वास्तव में, आपके अपने विचार बताइएगा, कि वास्तव में महिला बिल तो 33% महिलाओं को मिल ही रहा है वहाँ पे आरक्षण, उसके बावजूद अगर OBC की वहाँ पे मांग हो रही है कि OBC महिलाओं को अलग से वहाँ पे आरक्षण दिया जाए और बिना OBC महिलाओं को आरक्षण दिए ये बिल जो है लागू नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा पाएगा, ऐसा उमा भारती का कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर, ये बताइए। पहले उमा जी के इस प्रश्न को उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी की महिला नेताओं से प्रश्न करिए, उमा जी से भी प्रश्न करिए आप बेहतर तरीके से कि वो क्या चाहती हैं और क्या वाकई में वो जो भी कहती हैं उसको करवाने में वो अमल कर सकती है। कभी जो गंगा की बात करती है या कुछ भी, वो जो भी विषय पे बात करती है, आज तक उन्होंने अपनी बात को अमल करने नहीं पहन पाया है। वो सिर्फ बोलती है, पत्थर लेके फेंकती है और उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। पहले तो ये प्रश्न आप नहीं करिए। ठीक है, तो मतलब आपको आरक्षण को लेकर आपके पास अभी कुछ ऐसे विचार नहीं है। मैं आपके विचार जानना चाह रही थी कि क्या सच में OBC महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलना चाहिए या फिर 33% से संतुष्ट रह सकते हैं? देखिए, हमारा विचार आप नहीं समझ पाते, आप ये मत कहिए कि हमारे पास विचार नहीं है। तो बताइए अपने विचार। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता देश की जनता हर वर्ग के लिए, ठीक है, उनके हित के लिए काम करने के लिए बात है। हमारे लोग उचित होगा वो काम करेंगे, जिसमें सभी लोगों का काम है, खुशहाली हो, सुशासन की स्थापना हो, हम वो काम करेंगे। ठीक है। राधा वल्लभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम यहाँ पर बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है
उसको लेकर सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि क्या जातिगत जनगणना जो हुई है वो जनगणना जाति के हिसाब से हुई है, यहाँ पर जाति के हिसाब से जनगणना होना ज्यादा जरूरी है या फिर आर्थिक तौर पे अगर जनगणना होती है? क्योंकि यहाँ पर जाति को लेकर अगर हम राजनीति करेंगे तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन आर्थिक तौर पर अगर लोगों की जनगणना होती है तो ये लाभदायक होगा क्या राधा वल्लभ जी? नेहा जी, मैं दो बात करूंगा। पहले तो मैं उमा जी की बात करता हूँ, है ना। उमा जी के सहित, उमा जी भाजपा की हैं और दीप्ति जी कांग्रेस से है। तो मैं ये कहूंगा इस देश की सारी आपके राजनीतिक दल, ये अभी जो 5 स्टेट में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये लोग 33% महिलाओं को अपने टिकट दें और उसमें ये कोशिश करें कि ओबीसी, एसटी और एससी को आगे बढ़ाएं। तो जब सारे दल अगर ये काम कर लेंगे तो जो उमा जी का जो कहना है कि बगैर ओबीसी के और बगैर उसके बिल पास नहीं होगा, बिल तो खैर पास हो गया, लागू भी होगा, ये आप गारंटी दे रहा हूँ मैं, है ना। तो एक पहला काम तो ये करना चाहिए सारे दलों को मिलके। तो उमा जी अगर अपने नेताओं को ये सुझाव दे कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भाजपा अपनी तरफ से 33% महिलाओं को उनके लिए सीट रिजर्व करे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीट घोषित न होने के पीछे भी ये कारण हो सकता है कि भाजपा ये चाह रही है या कांग्रेस ये चाह रही है कि हम इस 33% महिलाओं को अपना कैंडिडेट बनाएं। हाँ। ये मेरे अपने विचार है और मुझे आशंका है सीट घोषित नहीं होने के पीछे। दूसरी चीज जाती है बिहार की, तो मैं इसका शुरू से इसका विरोधी हूँ। जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम भेदभाव भूल चुके हैं बड़ी मुश्किल से। ये पुरानी प्रथा थी, हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, कर्म के हिसाब से वर्ण बांटे गए थे, है ना। उसको हम लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कोई सा भी हो, इन लोगों ने अपने लाभ के लिए इनको जातियों में बांट दिया था। और ये कहने लगे, जो कहा चलता था ना, तलवार तराजू ले हैं, बनिए की वोट नहीं चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती थी। तो जैसे तैसे हम उस चीज को भूले हैं। तो मेरा ये कहना है आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हो और उसके अनुसार हम इसमें ये क्लास जोड़ा जाए कि भाई जातिगत नहीं, आर्थिक आधार पर। क्यों कि पिछड़ा वर्ग हो, एसटी हो, एससी हो या अन्य जो भी दल हैं, उनमें जो लोग राजनीतिक मैदान में हैं अभी वर्तमान में, उनकी आर्थिक स्थितियां पहले की देख लीजिएगा और आज की देख लीजिएगा। क्या आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण बहुत आवश्यक है। जब ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई मैं इनकम टैक्स पेयर नहीं हूँ, मान लीजिएगा, और तो जैसे सरकार कह रही है इनकम टैक्स पेयर है उसको हम सम्मान निधि नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। जो इनकम टैक्स पेयर है उसको नहीं मिलना चाहिए लाभ। उसी तरह से इसमें भी हो जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में, तो जो इनकम टैक्स पेयर है उसको आरक्षण की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीप्ति पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपके विचार चाहूंगी इस पे कि क्या आर्थिक तौर पर जनगणना होना ज्यादा जरूरी है या फिर जातिगत तौर पर? देखिए, दोनों ही चीजें आप पूछिए। क्या जातिगत जनगणना की जहाँ तक हम बात करते हैं, क्या समाजों में या अन्य समुदायों में आर्थिक पिछड़े लोग नहीं है क्या? देखिए, आर्थिक पिछड़े लोग हैं, बिल्कुल जाति में हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जाति जब स्पेसिफिक कर देते हैं ना, फोकस कर देते हैं जाति यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ उस जाति के अगर अच्छे वो टैक्स, जैसे कि राधा वल्लभ जी ने कहा कि टैक्स पेयर, वो अच्छा खासी उनकी इनकम होती है, उसके बावजूद अगर उनको उसमें जो भी लाभ मिल रहे हैं तो फिर ये गलत है ना। और जैसे कि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, उसमें वीकर सेक्शन भी होता है दीप्ति जी, तो वीकर सेक्शन होता है लेकिन वो जनरल में होते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। तो इन दोनों में से क्या ज्यादा प्रभावी होगा? देखिए, निश्चित तौर पर विसंगति हमारे समाज में है, पूरे देश में ये विसंगति है और हमें वाकई में जरूरत है
चाहे वो आर्थिक हिसाब से या जातिगत हिसाब से जो कमजोर हो, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सबल बनाने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि हम जिनको वाकई में आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी हो और एक सामान्य विचारधारा में, एक सामान्य श्रेणी में आ सके और इस देश को कदम कदम मिलाकर चल सके। उनसे चाहे आप पिछड़ेपन को हो या जातिगत पिछड़ेपन को हो, हम दूर कर सके। तो हम सबको कुछ बीच कर मानव समुदाय के लिए, मनुष्य जाति के लिए मतलब जाति में ना बात कर दे तो जरूरत के हिसाब से उनको लाभ मिल सके, नियम और कोई ऐसा कानून होने को नहीं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि सभी सामान्य धारा में, मुख्य धारा में एक साथ विकास की कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जी ने कहा है बिहार को देखते हुए कि मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे हमें ये ज्ञान तो होना ही चाहिए कितने लोग हैं या क्या है, उस हिसाब से जनगणना कोई ऐसी गलत बात तो है नहीं। ठीक है, किसी का आकलन करने के लिए या उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए अगर हम जनगणना भी करवा रहे हैं तो ये तो एक आंकड़ा है, डाटा है जो हम लोग करवा रहे हैं या लोग चाह रहे हैं। जो आपने पहला प्रश्न किया है उसकी मैं बात कर रही हूँ, सभी लोग, जरूरतमंद लोग मुख्य धारा में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। राधा वल्लभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यहाँ पर एक बात निकल के आई है कि क्या जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है उसका प्रभाव बाकी सब राज्यों में भी पड़ने वाला है क्या? नहीं, अभी तो वैसे मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है जी, कि जैसे आधार कार्ड बनता है, ऐसा नहीं, तो जब उस समय ये पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, जी, तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैं भारत में हिंदू हूँ, ऐसा में हर आदमी ये कहता मेरी फलानी जाति है। जैसे मुझसे पूछा गया तो मैंने कभी वो पूछे भाई शारदा कौन से उसमें आते हैं आप लोग, तो मैंने कहा हम लोग माहेश्वरी हैं। बोले आप बनिए, मैंने कहा हाँ। तो उसमें मेरे एक आधार कार्ड पर माहेश्वरी लिखा गया। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में भेद आ गया, अरे ये बनिया है या ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है, इसको चाय मत पिलाओ अपने यहाँ कप में, फलाना जमका, ये जो जैसे तैसे तो हम इस चीज को भूले हैं और फिर से जातिगत जनगणना करा के इस चीज को ये राजनेता पुनः देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। आदमियों में विभाजन होगा, लोग कहेगा ये फलाना आदमी है इससे काम मत कराओ, ये ढिमका आदमी है इससे काम मत कराओ। फिर नुकसान किसका होगा? ये जो ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, इनको फिर वही काम करना पड़ेगा जो आदि काल में इनसे कराया जाता था। आज की तारीख में बहुत से राजनेता हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है और सेना में भी है और उसके बाद अन्य जगह भी इन लोगों को काम मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, इसमें ये होना चाहिए एक थोड़ा सा सुधार आर्थिक आधार पर। जैसे मान लीजिए मैं एसटी में हूँ, है ना, और मुझे एक लाभ मिल गया, अब उसके बाद मेरे बच्चों को वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या ये जब हो जाएगा तब मेरे पड़ोस में मेरी जाति का जो आदमी है वो कहेगा देखो अब इनके बच्चों को लाभ नहीं मिला, मेरे बच्चों को मिलेगा। इस तरह से हम इनको जो अभी तक पिछड़े हुए लोग थे जातिगत आधार पर, उनका सुधार होगा, उनकी उन्नति होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सारी चीजें होगी। अदरवाइज अगर हम ये जातिगत आधार पर सारा काम करेंगे तो जो एक बार उठ जाता है ना, उसके बाद फिर दूसरे को वो उठने नहीं देता है। कौन अपनी कुर्सी खाली करने को तैयार होगा? पूछिए आप किसी से भी, कोई नहीं करेगा खाली कुर्सी, क्योंकि कुर्सी का ये जो राजनीतिक खेल है, कुर्सी का खेल है सीधा सीधा। और इसमें आदमी ये सोचता वो उसके परिवार का सदस्य आगे आ जाए, उसकी महिला पत्नी है तो वो आगे आ जाए, वो अपनी जाति के ही किसी दूसरे व्यक्ति का नाम प्रपोज नहीं करता है। बिल्कुल, ये अभी तक ये देश में ये चला रहा है, ये मेरा अनुभव है। जी। दीप्ति पांडे जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या जो बिहार में जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना, उसका प्रभाव और राज्यों में पड़ेगा क्या? और अगर पड़ेगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसा कि राधा वल्लभ जी ने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी को बहुत ज्यादा इसमें जो है लाभ नहीं मिल पाएगा, उनको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी ही और
ऐसा नजर आएगा जैसे पहले उनके साथ हुआ करता था कि इनसे ये काम करवाए। मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करें कि छुआछूत की जो स्थिति है वो फिर से उत्पन्न हो जाएगी। बहुत मुश्किल से समाज में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे आप एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, कोई कुछ भी कहे, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी और पूरे देश भी इस चीज को जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वहारा वर्ग की बात की है। SC ओबीसी छुआछूत जैसी भावनाओं को दूर किया है, SC ओबीसी को सम्मान दिया है और उनको मुख्य धारा में लाने का पुरजोर जो प्रयास होता है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सबको मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो महिलाओं की काम में मजबूर हो, हर व्यक्ति को मुख्य में जोड़ने का प्रयास किया है। सभी समाजों को एक साथ लेकर चलने का कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया है और आज कांग्रेस पार्टी के प्रयासों के कारण ही इस देश में इतना अमन, चैन और शांति प्राप्त है। रही बात प्रभाव की, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के झूठ के, छल के, फरेब को लोग तंग आ चुके हैं। पूरे देश में तानाशाही का जो माहौल है, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अहिंसा के मामले हो रहे हैं। अभी चाहे आप उज्जैन की घटना देख लें या कल की घटना देख लें, सरेआम बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। 209 रुपए रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई चरम पर है। ये देश चिंतन करके मर रहा है, तो फर्क लोगों को अब ये पड़ रहा है कि उन्हें एक भ्रष्टाचार के साथ साथ इस तानाशाही सरकार से मुक्ति चाहिए और फिर देखने के लिए वो एक बार कांग्रेस की तरफ से देख रहा है। पूरा देश, हर प्रदेश अब तक आ चुका है। बीजेपी के खुद के नेता, खुद के कार्यकर्ता, खुद की महिला नेता तंग आ चुकी है। थोड़ी सी मजबूरी है अंधभक्ति के कारण, जो मुखर होकर नहीं बोल पाती है। ठीक है तो दीप्ति जी, सीधा सा ये बात है, और भ्रष्टाचार और तानाशाही से ये देश परेशान है और देश परिवर्तन और बदलाव की बयान में है और निश्चित तौर पर परिवर्तन चाहता है। ठीक है दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव वल्लभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उमा भारती के बयान की। उन्होंने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के महिला बिल को लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं देखने वाली बात होगी कि आखिर ओबीसी आरक्षण जो है, आरक्षण की स्थिति पूरे देश में काफी ज्यादा बढ़ोतरी उसमें नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में भी ऐसा नजर आ रहा है कि जातिगत जनगणना से क्या प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बिल में ओबीसी आरक्षण, क्योंकि अभी लागू तो नहीं होने वाला, लेकिन जब लागू होगा तो क्या ओबीसी आरक्षण इसमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 33% तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर आरक्षण बना हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।